हेलो दोस्तों, हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? आज 1 जनवरी को मैं 2024 में आपका स्वागत करता हूं और आप मेरे साथ सीख रहे हैं 2024 में एएलपी के लिए हम जो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन साइंस के पूछता है उसके लिए हम थोड़ा जो आए हुए क्वेश्चन है उनको रिवीजन करते हैं, उनको समझते हैं। और जब हम थ्योरिकल पढ़ेंगे इससे आगे तो थ्योरी में डेरिवेशन जब हम बोर्ड पे जैसे हम समझ जाते हैं तो सब टॉपिकों को बोर्ड पे समझेंगे। उससे पहले एक बार जो जो टॉपिक आते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं, मेरी कोशिश ये है कि आपको सभी को वो क्वेश्चन रिपीट करा दिए जाएँ या फिर समझा दिए जाएँ कि ऐसे इतने लेवल के क्वेश्चन एएलपी या एनटीपीसी या ग्रुप डी में जो अभी तक पूछे गए हैं वो आपके सामने मैं इन वीडियो में कवर करा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा ऊर्जा का चैप्टर है जिसमें ऊर्जा के बारे में हमसे पूछा है कि ऊर्जा में कैसे कैसे। देखो मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ कि ऊर्जा बोलते किसे क्या है या ऊर्जा का नियम क्या क्या है। कोई भी पदार्थ है और उसमें कोई भी ऊर्जा है। जैसे हम खाना खाते हैं तो उसमें खाना खा के जब हम कोई खाना खाते हैं तो उसमें भोजन में ऊर्जा होती है। क्या होती है? ऊर्जा होती है। ये जो ऊर्जा नाम का शब्द है ये उसमें निहित है और जब हम उसे खा लेते हैं, खाने के बाद हमारी बॉडी उसमें से मिनरल्स पौष्टिक तत्व को निकाल कर अपने में एब्जॉर्ब कर लेती है। ये तो हो गया एक छोटा सा उदाहरण जो हम प्रैक्टिकल लाइफ में अपने खाने के लिए देखते हैं। लेकिन हम ऊर्जा जो होती है हर एक वस्तु में, जैसे हमारे शरीर में से हमने साइकिल चलाई तो साइकिल के पैडल में हमने ऊर्जा लगाई, पैडल से वो पहिए में ऊर्जा गई और पहिए से वो गतिज ऊर्जा में बदल गई। ठीक है, तो ऐसे ऊर्जा ख़त्म नहीं होती। मेरा कहने का मतलब यह है कि ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है, वो कभी भी ख़त्म नहीं होती, नष्ट नहीं होती। तो ऊर्जा की जो डेफिनेशन बनेगी वो ये बनती है कि ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है कि ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता न ही बनाया जा सकता है, केवल इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। मैं क्या बोल रहा हूँ एक बार और सुन लीजिए। ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है न ही उसे बनाया जा सकता है, उसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। और वही हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जीते हैं वही हम कर भी रहे हैं। ठीक है, तो ऊर्जा जैसे हम बात करें कि गाय ने घास खाया और घास खा के हमें गोबर दे दिया, गोबर से हमने क्या बना लिया? गोबर से हमने फिर से खाद बना ली और उससे हमें दूध भी मिल गया, दूध में भी ऊर्जा आ गई, खाद में भी ऊर्जा आ गई, वो खाद हमारे पौधों को जाती है, पौधों में ऊर्जा चली गई, उससे हमारा भोजन बनता है। इस तरीके से सारा चक्र चलता है। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं। तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के संबंध से आप क्या समझते हैं कि ऊर्जा को न तो निर्माण किया जा सकता न ही इसे नष्ट किया जा सकता। तो हमारा क्या हो जाएगा? फोर्थ आंसर हो जाएगा। इस चीज़ से आप समझ गए होंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन हो गया हमारा, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत भी इसी को बोलते हैं। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत किसे बोलते हैं? यही पूरी आपसे वो पूछ लेगा कि ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है न ही नष्ट की जा सकती है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है। ये इसकी परिभाषा आप लोग याद कर लेना। ठीक है, यही इसका ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है। पहला क्वेश्चन हो गया। अगला चलते हैं। ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती न ही नष्ट की जा सकती, लेकिन इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ऊर्जा संरक्षण का नियम कहा जाता है। सिद्धांत कह लीजिए, नियम कह लीजिए, एक ही बात है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। हम ऊर्जा के बारे में पढ़ रहे हैं इसीलिए और चीज़ों पे हम डिस्कस नहीं करेंगे। ऊर्जा संरक्षण का नियम हमने पढ़ लिया है। आगे चलते हैं। यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य माने, वायु इसका मतलब यह है कि जहाँ पे वायु ना हो, ठीक है, हम वायु को नगण्य मानते हैं, निर्वात मानते हैं, उस स्थान को क्या कहते हैं? निर्वात कहते हैं। तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या होगा? देखिए, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के बारे में आप समझ लीजिए पहले कि स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा होती क्या है। देखो, ये अगर कोई वस्तु हम जमीन से ऊपर की तरफ उठा रहे हैं और हमने उसे उठाकर ऊपर ले गए, सपोज करिए मैं हवाई जहाज में किसी पत्थर को आप ले गए उठा के, तो जितनी ऊपर वो हवाई जहाज चला गया उतनी ही ऊपर उसमें क्या आ गई? स्थितिज ऊर्जा आ गई। और वो स्थितिज ऊर्जा किस रूप में बदलने के लिए तैयार है? अगर आप उसे छोड़ देते हैं तो वो स्थितिज ऊर्जा किस रूप में बदलने के लिए तैयार है? गतिज ऊर्जा में बदलने के लिए तैयार है, ड्यू टू गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, ड्यू टू गुरुत्वाकर्षण के कारण वो नीचे गिरकर गतिज ऊर्जा में बदलने के लिए तैयार है। तो अंत में किसी भी रूप में गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग। एक सेकंड मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, ये कह रहा है, सपोज करिए ये आपने पत्थर है और ये यहाँ से ऐसे गिरना शुरू किया,
तो इसमें क्या है, जब ये यहाँ पे था, ऊंचाई पे था, जब ये ऊंचाई पे था तो ऊंचाई पे इस पे क्या था, स्थितिज ऊर्जा थी। तो स्थितिज ऊर्जा जितनी ऊंचाई पे हम पृथ्वी से जितनी ऊंचाई पर जाते हैं उतनी उसमें स्थितिज ऊर्जा बढ़ती चली जाती है। तो इसमें स्थितिज ऊर्जा जितनी भी होगी वो स्थितिज ऊर्जा किस में बदलेगी, जब ये नीचे गिरेगा तो जितनी ये माइनस होगी उतनी ही ये प्लस होगी, इसकी स्पीड उतनी ही बढ़ेगी नीचे। जितना जितना इसका मान स्थितिज ऊर्जा का घटता चला जाएगा उतना ही गतिज ऊर्जा का मान बढ़ता चला जाएगा। बात समझ में आ रही है? स्थितिज ऊर्जा का मान जितना घटेगा उतना ही गतिज ऊर्जा का मान बढ़ेगा। तो दोनों का अगर हम योग क्या करें, इसने क्या पूछा है, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग हमेशा शून्य होगा, ठीक है, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा माइनस हो रही है और गतिज ऊर्जा प्लस हो रही है। कितनी, अगर 3 स्थितिज ऊर्जा घटी है तो गतिज ऊर्जा कितनी बढ़ रही है, 3 ही बढ़ रही है। और जब हम इसे जोड़ेंगे तो जोड़ने पे 3 से 3 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। मेरी बात मैं समझता हूँ कि समझ में आई होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो इसका जो योग हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, स्थिर होगा, वो बदलेगा नहीं। जितना, एक सेकेंड फिर से समझाता हूँ। कोई पत्थर है यहाँ पे हमारी स्थितिज ऊर्जा में, दोबारा समझ लीजिए क्योंकि समझना जरूरी है। तो स्थितिज ऊर्जा पे हमारा पत्थर यहाँ पे है तो स्थिर होगा उसका मान। जैसे यहाँ से नीचे गिरी और जितना यहाँ पे मान होगा, सपोज करिए ये 3 माइनस हुआ, ये 3 स्थितिज ऊर्जा से 3 माइनस हुआ तो प्लस में 3 कितना चला गया, यहाँ पे 3 चला गया। तो जब हम इनका अंतर करेंगे, उसने कहा है योग, तो जब हम इनका योग करेंगे तो 3 ही तो ये घटा और 3 ही ये बढ़ गया। तो क्या हुआ, योग उसका स्थिर रहेगा। समझ आया? एक बार और समझाता हूँ। स्वतंत्र रूप से गिरते हुए किसी पिंड की स्थितिज ऊर्जा धीरे धीरे घटती है, ठीक है। यह ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ही कार्य करती है, क्योंकि जब वस्तु स्वतंत्र रूप से नीचे गिरती है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा का रूपांतरण गतिज ऊर्जा में होता जाता है। किसी भी बिंदु पर गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का जो योग होगा हमेशा स्थिर होगा। मैं इसे एक बार और समझाता हूँ कि क्या कह रहा है। स्थितिज ऊर्जा का मान 3 है, स्थितिज ऊर्जा का मान 3 है और ये गिरकर यहाँ पर 3 इसमें बदल गई तो इसका मान तो हो गया 0 और ये हो गया 3। तो जब हम इसे 0 को 3 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा योग। अब इसे एक तरह और समझिए, ये पत्थर है और इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी है, इसकी स्थितिज ऊर्जा सपोज करिए 5 है और अब इसकी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल गई, कितनी हो गई, 3 गतिज ऊर्जा में बदल गई। स्थितिज ऊर्जा जो 3 थी वो 3 गतिज ऊर्जा में बदल गई, तो ये कितनी रहेगी, ये 2 रहेगी। तो इन दोनों का जो जोड़ होगा 3 + 2 तो ये हमेशा 5 रहेगा। तो शुरुआत में कितना था, अगर हम स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का मान देखें शुरुआत में, तो स्थितिज ऊर्जा 5 थी और गतिज ऊर्जा हमारी 0 थी, तो टोटल 5 था। और किसी भी बिंदु पर आने के बाद मैंने देखा कि 3 जब गतिज ऊर्जा बीच में 3 इसमें बदल गई गतिज ऊर्जा में, तो इसका मान देखा मैंने, ये 2 था, ये 3 था, तो दोनों का योग हमेशा 5 ही रहेगा, स्थिर रहेगा। इससे अब आपको समझ में आ गया होगा। जब आप एक रबड़ बैंड को खींचते हैं तो हस्तांतरित ऊर्जा डैश के रूप में संग्रहित होती है। तो जब हम किसी रबड़ बैंड को खींचते हैं और खींचकर उसे होल्ड कर लें तो उसमें कैसी ऊर्जा आती जाती है, स्थितिज ऊर्जा। वो गतिज ऊर्जा में बदलने के लिए तैयार है। जैसे आप उसे छोड़ोगे तो वो चलेगी, तो सिकुड़ेगी तो गतिज ऊर्जा में बदलने के लिए वो तैयार है, ठीक है। और ऊर्जा का मात्रक हमेशा जूल होता है, ये याद रखना। रबड़ बैंड में खिंचे हुए में स्थितिज ऊर्जा होती है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, डैश के कणों को गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। डैश के कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है, तो गतिज ऊर्जा किसकी अधिकतम होगी। देखो इसे भी ये समझने वाले क्वेश्चन है, मैं इसलिए समझा रहा हूँ। कोई हमारा बर्फ़ का डला है, तो बर्फ़ के डले में अणु जो होंगे बिल्कुल चिपके रहते हैं एक दूसरे से, ठीक है। जब तो वो ठोस है, ठीक है। और जैसे ही वो पानी बनेगा तो पानी में जैसे ही पानी बनेगा तो पानी में उसके अणु दूर हो जाते हैं, थोड़ा फैल जाते हैं, ठीक है, दूर हो जाते हैं उसके अणु, जो उसके कण होंगे वो दूर हो जाएंगे। और जब वो अगर उनमें से पानी को गर्म कर दे और गैस बना दे तो गैस में उसके अणु और दूर होंगे ऐसे। तो सबसे ज़्यादा दूरी पे किस में होंगे, सबसे ज़्यादा दूरी में कण जो होती है गतिज ऊर्जा किस में होगी, जिसमें ज़्यादा स्पेस होगा वही ज़्यादा गति भी कर पाएंगे। तो द्रवों में जो गैस होती है, गैस में इसकी गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होगी। आगे चलते हैं।
तो जो द्रव होता है उसमें मीडियम होगी और जो ठोस होता है उसमें सबसे कम होगी गतिज ऊर्जा। आगे चलते हैं। डैश में कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है, तो हमने पढ़ा अभी गैसों में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक घर में एक माह में 900 गुणा 10 की पावर 6 जूल ऊर्जा की खपत हुई, तो इकाई में इसकी ऊर्जा कितनी हुई। तो जब हम ऊर्जा को मापते हैं तो घरों में जो मापते हैं तो किलोवाट घंटा में मापते हैं। घरेलू ऊर्जा जो मिलती है किलोवाट घंटा में मापती है। तो किलोवाट घंटा में जब हम इसकी ऊर्जा को मापेंगे तो एक यूनिट को कितना मानते हैं, एक यूनिट को हम मानते हैं 3.6 गुना 10 की पावर 6 जूल, एक यूनिट मानते हैं। और ये हमारी जो ऊर्जा खर्च हुई है वो कितनी हुई है, 900 गुना 10 की पावर 6। तो 900 गुना 10 की पावर 6 को जो कुल ऊर्जा खत्म हुई है और हमें उसे यूनिटों में मापना है, ठीक है। ऊर्जा में मापना है ना, ऊर्जा इकाई में, ठीक है। तो यूनिट में मापना है तो एक यूनिट के मान से उसे डिवाइड कर देंगे। तो एक यूनिट का मान हमारा कितना है, एक यूनिट का मान हमारा है 3.6 गुना 10 की पावर 6, तो 900 बटे 3.6 से आंसर आ जाएगा। 900 बटे 3.6 इससे आंसर आ जाएगा, क्योंकि 10 की पावर 6 से 10 की पावर 6 कट जाएगा। तो ये वाला ये पॉइंट आपको याद रखना होगा इस क्वेश्चन के लिए कि 3.6 गुना 10 की पावर 6, 3.6 गुना 10 की पावर 6 को हम क्या मानते हैं, एक यूनिट मानते हैं, ठीक है। एक यूनिट मानते हैं। इतनी ऊर्जा अगर है, इतनी ऊर्जा खर्च हो गई है तो उसे एक यूनिट मानते हैं। और इकाई में अगर उसका मान निकालना है कितनी भी ऊर्जा, ठीक है, कितनी भी ऊर्जा खर्च हुई हो तो इकाई की ऊर्जा के मान से उसे डिवाइड कर देंगे। और डिवाइड करने पे हमारा कितना आ जाएगा, 250 यूनिट आ जाएगा, ठीक है। तो 250 यूनिट इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, डी। आगे चलते हैं। एक पवन चक्की पवन की किस ऊर्जा का उपयोग करती है। तो पवन में गतिज ऊर्जा का प्रयोग करेगी, ठीक है, पवन चक्की। जब एक संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो यह अपनी स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलता है। यह आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जब वो संपीड़ित है यानी कि वो कैसे है, कोई स्प्रिंग है ऐसे, और मैंने इसे दबा दिया, दबा के वो कैसा हो गया, ऐसा हो गया। तो वो अब इसमें जब वो ऐसा हो गया तो ये अब स्थितिज ऊर्जा लिए हुए है, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा किस में बदलने के लिए तैयार है, जैसे ही इसे इस बल को जो हमने बल लगाया हुआ इसे छोड़ेंगे तो गतिज ऊर्जा में बदलने के लिए तैयार है और ये फैलने के लिए तैयार है। फिर ये ऐसे अपनी इस शेप में आ जाएगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं। ये हमने सूत्र पहले वीडियो में आपने पढ़े हुए हैं। जब आपने पहली वीडियो अपनी देखी होंगी हमारे प्लेलिस्ट में जाके, और फिजिक्स की MCQ की एक प्लेलिस्ट अलग से ही बनी हुई है, उसमें सारे ALP के आपको फिजिक्स से संबंधित सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, एक क्वेश्चन ये पूछेगा कि यांत्रिक ऊर्जा किन किन दो ऊर्जाओं का योग होता है। तो यांत्रिक ऊर्जा जो होती है वो गतिज ऊर्जा के, कोई भी पिंड है उसकी गतिज ऊर्जा और उसकी स्थितिज ऊर्जा का योग होती है, ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं यांत्रिक ऊर्जा को। तो यांत्रिक ऊर्जा को किस किस चीज़ से निकालते हैं हम, यांत्रिक ऊर्जा को गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग से निकालते हैं। एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में इसकी डैश के साथ वृद्धि होती है, स्थितिज ऊर्जा में उसकी ऊंचाई के साथ वृद्धि होगी, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा में उसकी ऊंचाई के साथ, मैंने बताया था जितनी ऊंचाई पर कोई वस्तु हम लेके जाएंगे उसमें स्थितिज ऊर्जा का मान उतना ही बढ़ता चला जाएगा और वो उतनी ही, जितनी ऊंचाई से गिरेगी उतनी ही तेजी से नीचे आएगी, ठीक है। इतनी बात समझ में आई है। कौन सी ऊर्जा किसी वस्तु की ऊंचाई के साथ बदलती है, तो स्थितिज ऊर्जा बदलेगी, ठीक है। ऊंचाई के साथ हमेशा स्थितिज ऊर्जा बदलेगी। जब हम पिछली वीडियो में जब हमने देखा था कि mgh, तो हम इससे क्या निकाल देते, स्थितिज ऊर्जा निकाल देते, ठीक है। और वही हमारी गतिज ऊर्जा में बदल देती। किसी वस्तु द्वारा अपनी स्थिति और आकार लेने की वजह से लगने वाली ऊर्जा को डैश कहते हैं। तो स्थिति और आकार तो स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं उसको। स्थिति और आकार में जो ऊर्जा होती है उसे स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं, ठीक है। बांध में संग्रहित पानी में कौन सी ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है, ये याद रखना, ठीक है। बांध जो है उसमें जो पानी इकट्ठा हुआ होता है वो स्थितिज ऊर्जा लिए हुआ है और वो भागने के लिए तैयार है। अगर उसकी दीवार तोड़ दी जाए तो वो पूरी तेज़ी से भागेगा, ठीक है, नीचे की तरफ भागेगा। एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से प्राप्त करती है, गतिज ऊर्जा प्राप्त करेगी अनिवार्य रूप से। गतिशील वस्तु है तो गतिज ऊर्जा उसमें होगी, ठीक है। आगे चलते हैं। ये सूत्र हमने पढ़ा था, पहली वीडियो में पढ़ लिया है, इसका काम हमने देखा था। अगर आगे कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो देखेंगे। एक कार उच्च गति से चल रही है,
यह किस ऊर्जा से युक्त होती है। तो उच्च गति से चल रही है तो वो गतिज ऊर्जा से युक्त होगी। ठीक है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सी ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है। तो धनात्मक कौन सी ऊर्जा होगी, जो गतिज, किसी भी वस्तु में गति होगी वही प्लस की तरफ होगी। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा हमेशा धनात्मक होगी वो। ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई, मैंने बताया अभी, ऊर्जा की जो हम घरों में जो बिजली का बिल देते हैं वो किलोवाट घंटा में आता है। ठीक है, याद रखना, KWH में, किसमें, KWH में, किलोवाट घंटा। ये भी दे सकता है वो, ऐसे लिखा देते का किलोवाट घंटा। ठीक है, याद रखना। ठीक है, किलोवाट घंटा जो होती है उसमें मापते हैं। ठीक है, व्यावसायिक इकाई, वैसे इकाई जो होती है वो वाट होती है या किलोवाट होती है। अगर हम व्यावसायिक इकाई में जाएंगे तो वही हमारा, हमें ये भी याद रखना होगा, 3.6 × 10⁶ जूल को 1 यूनिट बोलते हैं। अगर इतनी ऊर्जा खर्च हुई है तो 1 यूनिट खर्च हुई है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आपको, मुझे मोटिवेशन मिले और मुझे सपोर्ट भी आपका महसूस हो कि आप मुझे, मेरी वीडियो को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका इतना सा सपोर्ट मेरे लिए, मेरे मोटिवेशन के लिए काफ़ी होगा, जिससे मैं वीडियो को आपको आगे प्रोवाइड कराने में मेरा जो मन है वो लगे कि हाँ और अच्छे से बता के आपको आगे बढ़ो। ठीक है, तो अभी आप तुरंत पहले ये काम करिए कि वीडियो आप मेरी सब्सक्राइब करिए चैनल, जिससे आपको आने वाले सभी वीडियो अच्छे से मिलते रहे। ठीक है, आगे चलते हैं। आप पसंद आए तो लाइक करें, पसंद आए, नहीं आए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, 8 किलोग्राम वाली भार वाली गेंद। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ये अभी इसमें जो सूत्र हैं वो इस चैप्टर से थोड़े अलग हैं, इसलिए मैं इसे ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब एक दबी स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो वह स्थितिज ऊर्जा को किस में बदलेगा। तो स्थितिज ऊर्जा को अभी हमने पढ़ा, गतिज ऊर्जा में बदलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। एक संपीड़ित स्प्रिंग में ऊर्जा होती है, तो संपीड़ित स्प्रिंग में ऊर्जा कौन सी होगी, स्थितिज ऊर्जा होगी। ठीक है, वो गतिज ऊर्जा में बदलने के लिए तैयार है। किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। किसके अनुरूप गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। तो गति के अनुरूप गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। जितनी उसकी गति बढ़ेगी उसका उतना ही गतिज ऊर्जा बढ़ती चली जाएगी। जितनी उसकी, क्योंकि हमारा गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, गतिज ऊर्जा के लिए हमें गति चाहिए, तो m जितना उसका द्रव्यमान होगा और v का स्क्वायर और 1/2। ठीक है, इससे हमारी गतिज ऊर्जा, तो इससे हमारा पता लग रहा है जितना वेग बढ़ेगा, वेग जितना बढ़ेगा, क्योंकि गुना हो रहा है, तो वेग जितना बढ़ेगा उतना ही उसका गतिज ऊर्जा का मान बढ़ेगा। आगे देखते हैं, गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है। तो द्रव्यमान और वेग, हमने अभी हम सूत्र देख रहे हैं ना, तो 1/2 mv² है। तो हमारा इन दो सूत्रों से ही तो गतिज ऊर्जा आ रही है। तो इसमें क्या यूज हो रहा है, द्रव्यमान यूज हो रहा है और हमारा वेग यूज हो रहा है। तो द्रव्यमान गुना वेग। ठीक है, द्रव्यमान और वेग, तो चौथा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, ये ALP में पूछा हुआ क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। किसी जल विद्युत गृह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा कौन सी होती है। जल विद्युत गृह, जल जहाँ पे जल द्वारा विद्युत बनाई जा रही है, तो वहाँ पे जल की गतिज ऊर्जा का प्रयोग होता है टरबाइन घुमाने में। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा आ जाएगा आंसर। आगे चलते हैं। जिस भाई को या जिस बहन को, जो भी मेरी वीडियो देख रहा है, जो भी किसी का कुछ भी संबंध हो या कुछ भी मानता हो, बड़े भाई मानता हो, बड़े छोटे भाई मानता हो, कुछ भी है, कोई भी देख रहा है एनीवे, तो वो अगर इनमें से कोई टॉपिक नहीं आता है, तो जब हम थ्योरिकल टॉपिक पढ़ाएंगे तो आपने टॉपिक नोट करके आप उसके अच्छे से अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना सकते हैं और उसमें वीडियो देख सकते हैं आगे। ठीक है, तो हम बोर्ड पे जब पढ़ाएंगे तो टॉपिक कराने की मेरी पूरी कोशिश रहेगी। वैसे मैं अभी इन क्वेश्चनों को पूरा आपके सामने डाल रहा हूँ वीडियो में। आगे चलते हैं। एक उल्लेखनीय गतिविधि, निम्नलिखित उल्लेखनीय गतिविधियों में से किसी स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो कौन स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित कर रहा है। देखो, पटाखा जो होता है वो रासायनिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित कर रहा है, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ये तो नहीं होगा। एक टॉर्च जो होती है वो हमारी प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है, हमारी रासायनिक ऊर्जा टॉर्च में, क्योंकि सेल में रासायनिक ऊर्जा होती है, तो ये भी गलत है। एक टॉर्च ऑफ करना, ऑफ में तो कुछ होगा ही नहीं। तो पेंडुलम को झूलना, इसे समझ लीजिए, पेंडुलम का झूलना सही है ये, और ये क्यों सही है। ठीक है, तो पेंडुलम जो होता है वो ये ऐसे लटका हुआ है,
घड़ी में पेंडुलम होता है, और ऐसे, या फिर कोई डला ऐसा लटका है, आपने इसे ऐसे ले गए और यहाँ ले जाके ऐसे छोड़ दिया, तो ये एक बार ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा। तो जितनी इसकी इधर जाके ऊंचाई बढ़ रही है, इसमें स्थितिज ऊर्जा होगी, और वो स्थितिज ऊर्जा किस में बदलने के लिए तैयार है, गति में, और उस स्थितिज ऊर्जा को खत्म करने के लिए यहाँ पे आएगा, फिर से यहाँ जाएगा। तो इसमें स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में, और गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में ऐसे बदलती रहेगी। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, आगे चलते हैं। यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। ठीक है, अब संवेग का सूत्र आप लिख लीजिए। आप अगर ये क्वेश्चन अगर करना चाहते हैं तो मैं कराता हूँ। तो संवेग जो होता है द्रव्यमान गुना वेग होता है। ठीक है, संवेग जो होता है द्रव्यमान गुना वेग होता है, और P बराबर m/v लिखा जाता है। P संवेग होता है द्रव्यमान और गुना वेग। ये तो हो गया इसका सूत्र। अब देखो, इसने कहा है कि 3 गुना, अगर 3 गुना क्या कर रहा है, वेग, संवेग को 3 गुना कर रहा है, और गतिज ऊर्जा पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम गतिज ऊर्जा के साथ हम इसका, हमारे जो गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है, अगर हम गतिज ऊर्जा का सूत्र देखें तो 1/2 mv² होता है। तो इसका संबंध तो P बराबर mv से तो कहीं से कहीं तक नहीं है। तो हमें क्या चाहिए, हमें mv² चाहिए, v² चाहिए। तो हम v बराबर इसमें से पहले निकाल लेंगे, इस वाले सूत्र में से। यहाँ पे देखो, मैं थोड़ा लिख के बताता हूँ। P बराबर mv है हमारा, तो यहाँ से v बराबर कितना हो जाएगा, P/m हो जाएगा, P/m हो जाएगा। तो अब हम गतिज ऊर्जा के सूत्र में इसे रखेंगे। हम क्या करेंगे, 1/2, देखो गतिज ऊर्जा का सूत्र लिखते हैं, E बराबर 1/2 mv², और v के मान में मैं रखता हूँ 1/2 v के मान में रखता हूँ P/m, ठीक है, का स्क्वायर। अब देखो, जब हम इसका स्क्वायर खोलेंगे तो ये हो जाएगा P² का स्क्वायर, और ये जो m का स्क्वायर है, इसके एक स्क्वायर से ये वाला m कट जाएगा। इस वाले m के, जब हम इसके दोबारा लाइन लिखेंगे तो ये कैसे आ जाएगा, 1/2, एक सेकेंड, ये आ जाएगा 1/2 m इंटू P² m का स्क्वायर, ये ऐसे आ जाएगा, और m के स्क्वायर से m कट जाएगा। तो E बराबर यहाँ पे क्या हो गया, E बराबर हो गया P²/m अपॉन 1/2। ठीक है, अब देखिए, ये अगर आपको समझ में आ गया होगा, P²/m, यहाँ पे देखिए ये आ गया P²/m और 1/2। और अब हम इसके संबंध से, इसने क्या कहा है, इसने कहा है कि P को 3 गुना कर दिया जाए। तो P अगर पहले यहाँ पे हमारा E बराबर या K बराबर जो भी माना है, K बराबर हमारा जो द्रव्यमान संवेग के साथ जो संबंध है वो ये है। अब इसमें अगर मैं इसका मान 3 गुना करता हूँ, इसका मान 3 गुना कर देता हूँ पहले से, अब तो ये है, और अगले वाले सूत्र में मैं P की जगह 3P लेता हूँ। एक सेकेंड, मैं 3P लेता हूँ, समझ लेना, मैं 3P लेता हूँ। तो 3P का मैं क्या करूँगा, स्क्वायर करूँगा, क्योंकि P का स्क्वायर है वहाँ पे। तो ये कितना गुना हो जाएगा इससे, 3 × 9 गुना हो जाएगा। तो इसका मान पूरे का 9 गुना आ जाएगा। आगे चल देखो, यहाँ पे समझ, जो जिन्हें थोड़ा बहुत आता है डेरिवेशन करना, वो समझ गए होंगे कि ये 9 गुना कैसे हो गया। ये यहाँ पे पहले P था, K का मान P²/m था। ठीक है, अगर संवेग को हमने 3 गुना किया है, यहाँ पे 3 गुना किया है, तो ये कितना हो जाएगा, इसकी तुलना में 9 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो K का मान कितना हो गया, 9 गुना हो गया। आगे चलते हैं। ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है, तो ऊपर उठाया गया कोई हथौड़ा है तो उसके पास स्थितिज ऊर्जा होती है। हमने पढ़ा हुआ है पहले भी। यांत्रिक ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों को जोड़कर क्या नाम दिया था हमने, मैकेनिकल ऊर्जा। मैकेनिकल ऊर्जा यानी कि हमारी यांत्रिक ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और डैश का संयोजन है। अच्छा, यांत्रिक ऊर्जा किस का संयोजन है, ये पूछ रहा है कि यांत्रिक ऊर्जा जो होती है वो किस का होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन में हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, इन दो का ही तो योग होता है। आगे चलते हैं। यदि एक वस्तु का वेग यदि एक वस्तु का वेग उसके प्रारंभिक वेग का दुगना हो जाता है, तब उसकी गतिज ऊर्जा और उसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा की n गुना हो, तब n का मान क्या होगा। यहाँ पे मैं इसे ऐसे कर देता हूँ, थोड़ा छोटा कर देता हूँ।
और अब आप समझने की कोशिश करें कि क्या है। यदि एक वस्तु का वेग उसके प्रारंभिक वेग का दुगना हो जाता है तब इसकी गतिज ऊर्जा इसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा की n गुनी हो जाती है। तो n का मान क्या होगा? वेग को क्या कर रहा है? वेग को दुगना कर रहा है। तो वेग को देखो यहाँ पे इसी में से समझ लेना। देखो हमारा सूत्र क्या है? हमारा सूत्र है k बराबर 1/2 mv²। अभी फिलहाल तो हमारा सूत्र ही है। अब मैं इसमें वेग को क्या कर रहा हूँ? 2v लिख रहा हूँ। तो 2v हो जाने से इसके उस पर क्या फ़र्क पड़ रहा है? इसके वेग इसके काइनेटिक एनर्जी पे कितना फ़र्क पड़ा है? 4 गुना हो जा रही है। तो 4 आंसर आ जाएगा। n का मान 4 गुना, क्योंकि n गुना हो रही है तो 4 गुना हो जाएगा। आगे चलते हैं। किसी तने हुए रबड़ बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो तने हुए रबड़ बैंड में स्थितिज ऊर्जा होती है। हमने कई बार क्वेश्चन आ चुका है और ये जितनी बार आया उतनी बार ही अलग अलग लिखा हुआ है। किसी खिंचे हुए रबड़ बैंड में स्थितिज ऊर्जा होती है। आगे चलते हैं। इनमें से किसे न तो बनाया जा सकता न ही नष्ट किया जा सकता। सबसे पहले क्वेश्चन में हमने बात की है कि ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता न ही नष्ट किया जा सकता, ऊर्जा संरक्षण के नियम के सिद्धांत के अनुसार। ठीक है। यदि एक वस्तु की गतिज ऊर्जा इसके प्रारंभिक मान का 256 गुना हो जाती है तो रेखीय संवेग क्या होगा? अभी हमने बात की कि गतिज ऊर्जा उसके प्रारंभिक मान का, देखिए यहाँ पे देखिए, गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? 1/2 mv²। और गतिज ऊर्जा का मान क्या है? 1/2 mv²। और गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कितना हुआ है? 256 गुना हो गई है। ठीक है। तो 256 गुना होने से इसके वेग पे कितना फ़र्क पड़ेगा? ये जो वेग है ये v का स्क्वायर है। तो v का स्क्वायर तो यही है, लेकिन इसका हमें अंडर रूट करना पड़ेगा। तो जितना ये किसका अंडर रूट होता है? 16। तो 16 इसका अंडर रूट कितना होता है? 16। तो 16 ही गुना होगी। आगे चलते हैं। जिसे डेरिवेशन समझने आ रहे हो तो वो बोर्ड पे आने का इंतज़ार करेंगे। जब हम बोर्ड पे समझाएंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है। अभी हम आपको ये PDF प्रोवाइड करा रहे हैं। किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है। किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त, स्थिति के द्वारा उसमें स्थितिज ऊर्जा होगी। कोई भी गति के द्वारा गतिज ऊर्जा, स्थिति के द्वारा स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा किसके बराबर होती है? 1/2 mv²। इसमें कोई पूछने वाली बात ही नहीं है। ये स्थितिज ऊर्जा है। ठीक है। और ये द्रव्यमान गुना वेग, ये संवेग होता है। आगे चलते हैं। द्रव्यमान m वाली वस्तु v के साथ स्थानांतरित होती है, यानी गति v है और द्रव्यमान उसका m है। ठीक है। द्रव्यमान उसका m है और k गतिज ऊर्जा है। गतिज ऊर्जा k, इसका वेग दुगना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? देखो हमने पढ़ा था अभी कि 1/2 mv²। अगर इसके वेग को दुगना कर दिया जाए तो 2v² लेना पड़ेगा हमें। तो ये कितना गुना हो जाएगा? अगर जब हम इसे खोलेंगे तो 4 गुना हो जाएगा। ठीक है। बस यही से आंसर आ जाएगा। ये 4k हो जाएगा। ठीक है। क्या हो जाएगा? 4k। आगे चलते हैं। ये देखिए, ये इतना था, ये इतना था, कितना हो गया? 4 गुना हुआ ना, तो 4 ही आ गया बस। k का मान तो 1/2 mv² है ही। किसी संकुचित स्प्रिंग में सामान्य लंबाई के स्प्रिंग से अधिकतम ऊर्जा होती है, क्योंकि स्प्रिंग संकुचित होने के कारण इसमें निम्न में से क्या होगा? निम्न में से क्या होता है? संकुचित होने के कारण उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है। आगे चलते हैं। जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है तो इसकी संभावित स्थितिज ऊर्जा किस में परिवर्तित होती है? स्थितिज ऊर्जा हमेशा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होगी। ठीक है। स्थितिज ऊर्जा हमेशा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होगी। आगे चलते हैं। 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम वाले दो द्रव्यमान की इस्पातों की गेंद की गतिज ऊर्जाएं समान है। यदि संभावना हो तो कौन सी गेंद तेजी से गति कर रही है? तो जिसका वजन हल्का होगा वो तेजी से गति करेगी। 5 किलोग्राम वाली गेंद तेजी से चल रही है। ठीक है। जिसका वजन हल्का होगा वो तेजी से चलेगी। ठीक है। गति किसकी बढ़ेगी? देखो इसने कहा है 1/2
mv² और 1/2 mv², दोनों दो गेंद है, इसका द्रव्यमान 5 है और इसका द्रव्यमान 10 है, ठीक है। और जो दोनों का ये जो पूरा मान है, ये जो पूरा मान है ये दोनों का समान है, ठीक है, ये दोनों का पूरा मान समान है। तो वेग किसका ज़्यादा लेना होगा समान करने के लिए, इसका वेग ज़्यादा होगा, 5 वाली का वेग बढ़ाएंगे तभी ये मान बराबर होगा, नहीं तो होगा ही नहीं। आगे चलते हैं। स्थिति या आकृति में हुए परिवर्तन के कारण एक वस्तु में निहित ऊर्जा, तो स्थितिज ऊर्जा होगी, स्थिति के कारण स्थितिज ऊर्जा ही होगी, ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा मैंने बताया गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होता है, यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होता है। आगे चलते हैं। एक खिंचे हुए धनुष से तीर छोड़ते समय धनुष की स्थितिज ऊर्जा किस में बदल जाती है? सीधी सी बात है, गतिज ऊर्जा में, ये सब बता देंगे, ठीक है। इनमें से कौन स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? तो स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण बहता हुआ जल नहीं है, ठीक है। जब बह रहा है तो क्या उसमें तो कुछ बात ही नहीं है। आगे चलते हैं। पहाड़ से गिर रहे पिंड में होती है, कोई भी पिंड गिर रहा होगा तो वो गतिज ऊर्जा के कारण ही, गतिज ऊर्जा उसमें होगी दोनों, सॉरी, जब वो गिर रहा है, वो गिर चुका है, ठीक है, ऊपर से गिरने में तो उसमें गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होगी। जब तक उसमें उसकी स्थितिज ऊर्जा खत्म नहीं होगी तब तक वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होता रहेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। m के साथ चलती हुई, मास m के साथ चलती हुई गतिज ऊर्जा k का मूल्य क्या होगा? इसकी गति को v से बढ़ाकर v2 कर दिया जाए। गति को v से बढ़ाकर v2 कर रहा है तो 4 गुना हो जाएगी, वो हमने अभी देखा था कि 1/2 mv²। अब यहाँ पे v का मान 2 गुना ले लिया तो 2v ले लिया, तो जब हम इसके फॉर्मूला को खोल लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये 4 बन जाएगा, तो 4 ही गुना हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से गतिशील 22 किलोग्राम वजन वाली वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? अभी हमारे पास गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या है? 1/2 mv² है। हमारे पास m कितना है? m है हमारे पास 22 किलोग्राम और हमारे पास v कितना है? 5 का स्क्वायर कर लेंगे और 1/2 से इसे भाग दे देंगे, तो 2 से ये 11 हो जाएगा और 5 5 25, 25 की गुना हमारी 11 में हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 11 5 55, 11 दूनी 22 और 5 27, ठीक है। 275 इसका आंसर होगा, 275 जूल, ठीक है। तो ये आपको आ गया होगा अब तक। आगे चलते हैं। गिरते हुए नारियल में होती है, गिरते हुए नारियल में कोई भी नारियल गिर रहा है तो अगर उसमें गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों देता तो दोनों का ऑप्शन हो जाता, लेकिन यहाँ पे गतिज ऊर्जा का खाली ऑप्शन दिया हुआ है तो गतिज ऊर्जा राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं। 11 किलोग्राम की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तो निहित ऊर्जा, जब भी मैंने बताया कि कोई भी पिंड है और वो गति से, वो पृथ्वी से ऊंचाई पर है, यहाँ पर है, तो उसमें कौन सी ऊर्जा होगी? स्थितिज ऊर्जा। और स्थितिज ऊर्जा को निकालने का हमारा सूत्र क्या था? mgh, ठीक है। कितना था? सॉरी, ये mgh देख लेते हैं एक बार, क्या सूत्र है? ये mgh है। तो mgh देखो, यहाँ पे देख लो, mgh में हम मान रख के निकाल सकते हैं। तो m कितना है? 11, g है 9.8 और h कितना है? मीटर में ऊंचाई 5 है, ठीक है। गुना करेंगे तो 539 हमारी जूल में। ऐसी अगला क्वेश्चन है। तो स्थितिज ऊर्जा इसमें भी mgh से निकाल लेंगे। तो mgh से जब आप ऊर्जा निकालोगे तो 14 किलोग्राम इसका वजन है और mgh में मान रख दोगे तो g का मान इसने दिया हुआ है 9.8, तो 14 गुना 9.8 गुना 5, इससे आपका आंसर आ जाएगा गुना करके। तो आंसर कितना आ रहा है? 686 जूल। आगे चलते हैं। 15 किलोग्राम की एक वस्तु है और भूमि से 10 मीटर की ऊंचाई पर हो तो निहित ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा निहित होगी, ठीक है। कुली वाले क्वेश्चन को आप याद कर सकते हैं, जो हमारी पिछली वीडियो थी। तो कुली कितना काम कर रहा था, कार्य कितना कर रहा था, वही कार्य हमारी स्थितिज ऊर्जा ही हमारी कार्य होती है। तो कुली द्वारा किया गया कार्य कितना था? तो 15 का वजन है, 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया है और जी का मान 10 है, तो कितना हो जाएगा? 1500 इज दी राइट आंसर। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा 120 जूल है। इस बार हमें क्या दे दिया? इस बार हमें गतिज ऊर्जा देती है। और गतिज ऊर्जा हमारी क्या होती है? गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है, तो गतिज ऊर्जा तो ये लिख ली 1/2 mv² गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है। और द्रव्यमान कितना दिया हुआ है? द्रव्यमान 15 दिया हुआ है। तो चलिए कर लेते हैं इसे एक बार।
तो गतिज ऊर्जा का मान 120 है। 120 बराबर 1/2 15 गुना वी स्क्वायर। ठीक है, तो ये अगर इस इधर इधर जाके 15 इधर जाके भाग में जाएगा तो 15 × 120 और 8 की गुना 2 में हो जाएगी तो 16 आ जाएगा। तो 16 की वी स्क्वायर है, तो वी का मान कितना हो जाएगा 4। करके देख लेना, ये मैथमेटिक्स है तो ये आपको आना चाहिए। ये सॉल्यूशन ये है, आप एक बार देख सकते हैं। तो गुना बटे में 15 चला जाएगा 120 के, और गुना में 2 चला जाएगा, तो वी का मान आ जाएगा। आगे चलते हैं। 15 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु है 8 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गति कर रही है। तो उस वस्तु की गतिज ऊर्जा का सूत्र हमने देखा है 1/2 mv² है, और इसमें हमारा मान रखना है केवल, तो गतिज ऊर्जा आ जाएगी। तो गतिज ऊर्जा का 1/2 m कितना है 15 और v कितना है 8 का स्क्वायर। ठीक है, तो 2 से जब हम 1 8 तो कट जाएगा, 8 गुना 8 है ना यहाँ पे स्क्वायर का मतलब, तो 1 8 कट गया कितनी बार 4 बार, तो 15 चौका 60 6 48। ठीक है, तो 480 का आंसर आ जाएगा। आगे देखते हैं। 11 किलो की एक वस्तु है और भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई पर हो तो निहित ऊर्जा कितनी होगी। तो आप सब बहुत अच्छे से सीख गए होंगे। तो जब भी कोई निहित ऊर्जा ऊपर की तरफ पहुँचे, कोई वस्तु धरती से ऊपर है, तो mgh में मान रखना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 11 गुना 6 गुना 9.8 से आंसर आ जाएगा। तो सिंपल है, गुना कर लेना, ये आपके सामने है सॉल्यूशन। बंदूक से चली गोली लक्ष्य के भीतर गहराई से चली जाती है, इसमें कौन सी ऊर्जा होती है। जो चली हुई गोली है तो गतिज ऊर्जा होगी उसमें। ठीक है, राइट आंसर गतिज ऊर्जा हो जाएगा। टरबाइन द्वारा बहते हुए हवा का प्रयोग डैश परिवर्तन के लिए किया जाता है। तो टरबाइन द्वारा बहते हुए पानी और हवा का प्रयोग डैश परिवर्तन के लिए किया जाता है। तो गतिज ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। जो भी टरबाइन जो होती है वो विद्युत बनाती है। ठीक है, विद्युत ऊर्जा में उसका प्रयोग होता है। आगे चलते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को अभी बात के लिए रख पाते हैं। यहाँ पे द्रव्यमान, चिकनी सतह वगैरह, तो ये थोड़ा हैवी क्वेश्चन है तो इसे छोड़ देते हैं। आगे चलते हैं। किसी बंदूक से बुलेट दागे जाने पर, क्योंकि देखो जो क्वेश्चन आपसे नहीं होता ना, जो क्वेश्चन आपको लगे कि हाँ ये मेरे से नहीं होगा अभी, तो उसे छोड़ भी देना चाहिए। ये बात के लिए रखते हैं जब हम हैवी क्लास करेंगे या कोई क्वेश्चन बड़े वाले लेंगे, बोर्ड पे समझाएंगे, तब के लिए क्वेश्चन है। अभी जो हम याद कर रहे हैं वो क्वेश्चन कर लो, जो याद करने लायक क्वेश्चन है। किसी बंदूक से बुलेट दागे जाने पर बुलेट की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। बंदूक की तुलना में जो बुलेट होती है यानी गोली होती है उसकी गतिज ऊर्जा अधिक होती है। ठीक है, बंदूक जो होगी वो कम गति से पीछे हटेगी और गोली जो होगी बहुत ज़्यादा गति से आगे जाएगी, क्योंकि गोली का वजन कम है। अभी हमने देखा था कि वजन जिसका कम होगा वो तेज गति से जाएगी। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा, तो यांत्रिक ऊर्जा में से अगर गतिज ऊर्जा घटा दें तो कौन सी ऊर्जा आएगी, स्थितिज ऊर्जा आएगी। ठीक है, तो क्योंकि यांत्रिक ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा जो होती है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होती है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं ये फॉर्मूला होता है, और इसमें अगर यांत्रिक ऊर्जा में से गतिज ऊर्जा को घटाएंगे तो कौन सी बचेगी, स्थितिज ऊर्जा बचेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। एक वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग यांत्रिक ऊर्जा होती है। आगे चलते हैं। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग यांत्रिक ऊर्जा होती है। आगे चलते हैं। यांत्रिक ऊर्जा होती है किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग, तो तीसरा हो जाएगा। आगे चलते हैं। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा किसके प्रकार हैं। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा किसके प्रकार है, तो यांत्रिक ऊर्जा के प्रकार है। डैश ऊर्जा में 2 प्रकार की ऊर्जा होती है, यांत्रिक ऊर्जा में 2 प्रकार की ऊर्जा होती है, यांत्रिक ऊर्जा केवल 1 प्रकार की ऊर्जा नहीं होती। ठीक है, आगे चलते हैं। 15 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 7 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जा रही है, तो गतिज ऊर्जा कितनी होगी। 1/2 mv² में मान रख देंगे, तो 1/2 mv² कैसे रखेंगे, 1/2 गुना m कितना 15, v का मान 7 का स्क्वायर। यहाँ से इससे सोल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका आंसर ये रहा 367.7 जूल हो जाएगा। आगे चलते हैं। 12 किलोग्राम की एक वस्तु है, भूमि से एक निश्चित ऊंचाई पर रखी गई है। वस्तु की स्थितिज ऊर्जा, इस बार स्थितिज ऊर्जा दे दी है, तो स्थितिज ऊर्जा इधर रख लेंगे और इधर क्या आ जाएगा, mgh आ जाएगा। ठीक है, तो 600 बराबर m कितना है 12 है, g कितना है 10 है, और h निकालना है। तो 120 से 600 को भाग दे देंगे, ये 120 हो जाएगा और ये इधर जाके भाग में हो जाएगा, तो 120 से 600 को भाग देंगे, हाइट आ जाएगी। ठीक है, 0 से 0 खत्म, 12 पंजे 60, तो हाइट कितनी आ गई 5। आगे चलते हैं। 5 मीटर उसकी हाइट आ गई, सिंपल था। कौन सी ऊर्जा गतिज ऊर्जा है, तो बंदूक से निकली गोली गतिज ऊर्जा है, और
तीव्र गति से कार्यरत रेलवे इंजन में भी गतिज ऊर्जा है। और एक साधारण पेंडुलम की गति, इसमें भी गतिज ऊर्जा तो होती ही है। पेंडुलम में गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होती है, ठीक है। तो ये तीनों सही हो जाएंगे, ABC। आगे चलते हैं। 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु है, तो गतिज ऊर्जा बतानी है। अभी हमने गतिज ऊर्जा का सूत्र याद किया हुआ है, 1/2 mv²। तो 1/2 m कितना 10 है और v कितना है 6 है, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आप जब इसे सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 180 जूल हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। ऊर्जा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ऊर्जा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखो, ऊर्जा कभी भी खत्म नहीं होती, तो ये कह रहा है कि निर्वात में चली जाती है। ऐसा कुछ नहीं होता। ऊर्जा निर्वात में क्यों जाएगी? ऊर्जा तो यहीं रहेगी। तो ऊर्जा को कई रूपों में संग्रहित किया है, मापा जा सकता है, बिल्कुल सही है। ऊर्जा किसी कार्य को करने की क्षमता की माप है, ठीक है। ऊर्जा भौतिक पदार्थ नहीं है, ऊर्जा भौतिक पदार्थ नहीं है ये, तो ये भी सही है, ऊर्जा भौतिक पदार्थ नहीं है। तो रूपांतरण के दौरान ऊर्जा निर्गत ऊर्जा निर्वात में जाती है? नहीं, ऐसा नहीं होता। ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है, निर्वात में नहीं जाती, ठीक है। किसे न तो उत्पन्न किया जा सकता है, नहीं नष्ट किया जा सकता है, ये सबसे पहला क्वेश्चन इस वीडियो का, ऊर्जा। आगे चलते हैं। 20 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 10 मीटर प्रति सेकंड के समान वेग से आगे बढ़ रही है, तो वस्तु द्वारा प्राप्त गतिशील ऊर्जा, तो सीधी सी बात है 1/2 mv²। गतिशील ऊर्जा पूछ रहा है, गतिज ऊर्जा पूछ रहा है, तो 1/2 mv², यानी कि 20 × 10 का स्क्वायर। इससे आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना आंसर आ जाएगा? ये आपका 1000 जूल आ जाएगा, ये रहा, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये रहा सॉल्यूशन। आगे देखते हैं। 20 किलोग्राम का एक हथौड़ा है और विभव ऊर्जा यानी कि स्थितिज ऊर्जा, विभव ऊर्जा होती है स्थितिज ऊर्जा, याद रखना। ये एक सेकेंड, यह विभव ऊर्जा होती है स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। तो स्थितिज ऊर्जा की गणना करें 10 मीटर की ऊंचाई पर, तो mgh में मान रख देंगे। दो ही ऊर्जा है हमारे पास। स्थितिज ऊर्जा का जो सूत्र है वो mgh है और गतिज ऊर्जा का 1/2 mv² है। तो दोनों में मान रख दो। m कितना 20, g का मान 10 दे दिया, h ऊंचाई 10 मीटर देती तो 2000 आ जाएगा, ठीक है। 2000 जूल आ जाएगा। 13 किलोग्राम की एक वस्तु है, समान वेग से आगे बढ़ रही है, तो निहित गतिज ऊर्जा पूछ रही है इस बार, तो ये पूछ रहा है, तो 1/2 mv² हो जाएगा, ठीक है। 1/2 mv² में 13 × 5 का स्क्वायर, ठीक है। इससे आपका आंसर आ जाएगा। 13 द्रव्यमान है और हमारा वेग कितना है 5, तो इससे हमारी गतिज ऊर्जा आ जाएगी। आगे चलते हैं। 20 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलती है, तो गतिज ऊर्जा 1/2 mv²। इसे भी आप कर सकते हैं आराम से, तो 1/2 mv² में मान रखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1/2 20 × 5 × 5 से आपका आंसर आ जाएगा। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का सूत्र, अभी हमने बताया कि स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है mgh इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। गतिज ऊर्जा के बारे में कौन गलत है? तो गतिज ऊर्जा के बारे में बताना है कि कौन गलत है। स्थिर अवस्था के दौरान वस्तु में निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं, तो ये गलत है। स्थिर अवस्था के दौरान गतिज ऊर्जा नहीं होती, स्थितिज ऊर्जा होती है, ठीक है। एक वस्तु गति के आधार पर उसके द्वारा प्राप्त ऊर्जा की गतिज ऊर्जा के रूप में जाना जाता है, बिल्कुल सही है। गणना 1/2 mv² से होती है गतिज ऊर्जा की। गतिमान वस्तु में गतिज ऊर्जा होती है, ये सारे सही है, केवल ये तो आंसर गलत है। कौन सा गलत है? तो गलत हमारा ये आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर आएगा। गलत ही पूछा उसने, तो ए इज़ द राइट आंसर। आगे चलते हैं। m 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग के साथ चलने वाली एक वस्तु 120 जूल की गतिज ऊर्जा होती है, तो वस्तु का द्रव्यमान बताना है। गतिज ऊर्जा दे दी है, तो 120 बराबर 1/2 mv का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, ठीक है। तो 120 × 2 बराबर m × m, यहाँ पे 4 × 4 लिख लेंगे, तो इससे हमारा m आ जाएगा, ठीक है। तो 4 × 12 3, 2 दूनी 4, ये आ जाएगा 15। आप सोल्व करेंगे तो m का मान 15 आ जाएगा, 15 किलोग्राम, ठीक है। आगे देखते हैं। 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से आगे बढ़ रही द्रव्यमान m की एक वस्तु गतिज ऊर्जा दे दी है इस बार भी,
तो गतिज ऊर्जा, इसकी गतिज ऊर्जा दुगनी होने पर गतिज ऊर्जा कितनी होगी? ये करने वाला सवाल है, समझने वाला सवाल है। 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से m द्रव्यमान की एक वस्तु की गतिज ऊर्जा, तो इसमें से पहले हमें क्या निकालना होगा? उसका द्रव्यमान निकालना होगा। तो द्रव्यमान कैसे निकालेंगे? 25, तो उसकी गतिज ऊर्जा है 1/2 mv²। तो v² का मतलब 5 का स्क्वायर, तो 5 × 25, ये तो कट गया, तो m कितना आ गया? m आ गया 2। तो द्रव्यमान कितना है उसका? 2 है। अब वो कह रहा है कि गति को अगर दुगना कर दिया जाए, गति हमारी कितनी है? गति हमारी पहले 5 थी, तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? तो 1/2 m कितना आया? 2 आया। m कितना आया है? 2 आया है। तो m की जगह 2 रख लेंगे और गतिज ऊर्जा इस बार 10 ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा? 2 से 2 कट जाएगा, 10 की स्क्वायर करेंगे तो 100 हमारा 100 न्यूटन, और सॉरी 100 जूल ऊर्जा में है ना, तो 100 जूल आंसर आएगा। 100 जूल इज द राइट आंसर। ठीक है, 100 जूल इज द राइट आंसर। ये देख लीजिए कैसे होगा। पहले हमें m का मान निकालना होगा, और m पता लगने के बाद फिर हमने गति को दुगुना कर दिया, तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा। 12 किलो की एक वस्तु है, जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा, तो सीधी सी बात है mgh से निकल जाएगा 12 × 5 × 9.8। इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा कितना? ये आ गया आपका 588 जूल। ठीक है, पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरने वाले एक पिंड की कुल ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? तो उसकी मुक्त रूप से गिरने वाली ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है, परिवर्तन कुछ नहीं होता। ठीक है, एक 10 किलोग्राम की वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, तो गतिज ऊर्जा 1/2 mv² में रख दीजिए। 1/2 m कितना? 10, v² मतलब 5 का स्क्वायर, तो 5 × 25 = 125 जूल। ठीक है, 125 जूल इज द राइट आंसर। ये सब आपके आए हुए क्वेश्चन है, इसलिए वीडियो लंबा है, लेकिन क्वेश्चन बहुत सारे आए हुए हैं, इसलिए थोड़ा देखते रहिए। धरती से टकराने से तुरंत पहले यदि 2 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा 400 जूल है, इसे किस ऊंचाई से गिराया गया था? ठीक है, तो गतिज ऊर्जा दे दी है 400, और m कितना है? 2, g 10 है, और ऊंचाई पूछी है, बस यही आंसर है। तो गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 गतिज ऊर्जा का जो सॉरी गतिज ऊर्जा, एक सेकंड गलत हो गया, गतिज ऊर्जा पूछी है दोस्तों। तो गतिज ऊर्जा 400 बराबर 1/2 mv²। m कितना है? 2, और v ऊंचाई पूछी है, एक सेकंड, हाँ, गतिज ऊर्जा का मान स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। तो स्थितिज ऊर्जा, जब हम ऊंचाई से कोई चीज़ गिराते हैं तो स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा के मान में, तो बिल्कुल सही था हमारा। तो 400 बराबर mgh से मान निकल जाएगा, तो 2 × 10 × h, क्योंकि जितनी स्थितिज ऊर्जा का मान होता है ऊंचाई से गिरने पर उतना ही हमारा गतिज ऊर्जा में उसकी मान बदली होगी, तो ऊंचाई से उतनी से ही गिराया गया होगा। तो h का मान यहाँ से आ जाएगा। आगे चलते हैं, किसमें स्थितिज ऊर्जा होती है? तो बांध के पानी में स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है, गिरते हुए वायुयान में नहीं होगी, उड़ता हुआ वायुयान में नहीं होगी, और दौड़ता हुआ धावक में, सब में गतिज ऊर्जा और में। तो स्थितिज ऊर्जा किस में है? केवल बांध के पानी में। कौन सी वस्तु में स्थितिज ऊर्जा होती है? तो उठाए गए हथौड़े में, कोई हथौड़ा उठाए खड़ा है तो उसके पास स्थितिज ऊर्जा है और वो गतिज ऊर्जा में बदलने के लिए तैयार है। यदि 10 किलोग्राम भार की एक बाइसिकल 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है तो गतिज ऊर्जा बतानी है। तो 1/2 mv² में रख लीजिए, 1/2 m 10 × 20 का स्क्वायर, इससे आपका आंसर आ जाएगा 5। 400 में 5 की गुना कर दीजिए, 4 × 20, ठीक है, तो 2000 जूल आ जाएगा। आगे चलते हैं, 14 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से आगे बढ़ रही है, वस्तु में निहित गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो गतिज ऊर्जा बतानी है 1/2 m कितना है? 14, v² यानी कि 5 का स्क्वायर, तो 7 और 25 7 175 जूल आ जाएगा। ठीक है, किस में गतिज ऊर्जा नहीं होती? तो गतिज ऊर्जा हमारी किस में नहीं होती ये बताना है। तो उठाए हुए हथौड़े में स्थितिज ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा नहीं होती। इनमें से किस वस्तु के पास गतिज ऊर्जा नहीं होती? गतिज ऊर्जा नहीं होती, तो गतिज ऊर्जा उठाए हुए हथौड़े के पास नहीं होती, स्थितिज ऊर्जा होती है। 70 किलोग्राम भार को उठाने के लिए 9800 जूल की ऊर्जा का प्रयोग किया गया। भार को किस ऊंचाई तक उठाया गया? ठीक है,
तो 9800 ऊर्जा है हमारे पास, और 70 किलोग्राम उसका वजन है। mgh में रख लीजिए, mgh, जी का मान इसमें नहीं दिया है तो 10 मान लीजिए, h हमें बताना है बस। तो 70 के ये 7 से डिवाइड कर दीजिए, 7 कम 7, 7 चौक 28, तो 14 मीटर की ऊंचाई से उसे गिराया गया है। ठीक है, एक व्यक्ति 2 सेकंड में 1000 जूल का काम करता है, ऊर्जा दे दी है 1000 जूल का काम करता है, तो खर्च की गई ऊर्जा, यहाँ से हमारा जब हमारा पिछली जो वीडियो थी उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, 2 सेकंड में 1000 जूल का काम करता है, तो शक्ति बतानी है, खर्च की गई ऊर्जा बतानी है। तो शक्ति बराबर क्या था, ऊर्जा बटे समय था शक्ति बराबर। जिसने पहली वीडियो देखी होगी उसे समझ में आ रहा होगा, ऊर्जा बटे समय से हमें शक्ति निकल रही थी। ठीक है, तो शक्ति का हमारा फॉर्मूला क्या, शक्ति निकालनी है तो ऊर्जा शक्ति में निकलेगी। तो 1000 को 2 से भाग दे देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 500 वाट। 40 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को जमीन से 5 मीटर की ऊंचाई पर उठाया गया, इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। तो स्थितिज ऊर्जा निकालने का सूत्र एक ही है, mgh। ठीक है, 40 × 10 × 5 बस। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2000 जूल। किसी वस्तु की मुक्त रूप से गिरावट के दौरान, तो गिरावट के दौरान उसमें कौन सी होगी, गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती चली जाएगी। स्थितिज ऊर्जा जो है वो गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती चली जाएगी, स्थितिज ऊर्जा घटती चली जाती है। ठीक है, किस निश्चित ऊंचाई पर गतिमान किसी वस्तु के वेग को 4 गुना बढ़ा दिया जाए तो उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। अभी हमने देखा था, देखो, किसी निश्चित ऊंचाई पर गतिमान किसी वस्तु के वेग को 4 गुना, ऊंचाई पर उड़ रहे हो, ठीक है, तो उसके वेग को 4 गुना बढ़ा रहे हैं। वेग को अगर 4 गुना बढ़ा रहे हो तो क्या है हमारा सूत्र, 1/2 mv² है। ठीक है, तो वेग पे क्या फ़र्क पड़ेगा, अगर हम v की जगह 4v ले रहे हैं तो 4v रखना पड़ेगा। 4v जब हम इसे खोलेंगे तो 16 हो जाएगा यहाँ, तो बस 16 ही गुना फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में, अच्छा स्थितिज ऊर्जा में पूछ रहा है, सॉरी, तो गतिज ऊर्जा में फर्क पड़ेगा 16 गुना का, लेकिन स्थितिज ऊर्जा उसकी सेम रहेगी। स्थितिज ऊर्जा नियत रहेगी, स्थितिज ऊर्जा तो उसकी नियत रहेगी भाई, क्योंकि वो गति में है। ठीक है, जैसा कहता है सही रहेगा वो। साइकिल चलाते समय ऊर्जा का किस प्रकार रूपांतरण होता है, तो यांत्रिक, रासायनिक, पेशीय ऊर्जा और फिर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है। बी आंसर होगा इसका, क्योंकि हमारे शरीर की जो ऊर्जा है रासायनिक पेशीय ऊर्जा, हमारी पेशियों में जो ऊर्जा है वो किस में बदलती है, गतिज ऊर्जा में बदलती है, साइकिल द्वारा। ठीक है, एक संपीड़ित स्प्रिंग सामान्य स्प्रिंग की तुलना में डैश ऊर्जा होती है। संपीड़ित स्प्रिंग में सामान्य स्प्रिंग की तुलना में जब संपीड़ित हो जाता है यानी कि सिकुड़ जाता है तो उसमें अधिक ऊर्जा होती है सामान्य स्प्रिंग की ऊर्जा में। किसी वस्तु में एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर, किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है तब यह भूमि को छूती है। तो इसमें क्या, देखो, जब कोई, यहाँ पे समझो, जब कोई वस्तु है और वो भूमि यहाँ पे है और वो भूमि पर बिल्कुल गिरने से पहले वो कह रहा है कि छूती ही है बस, तो उसमें कितनी स्पीड होगी जब उसने उसे छुई, तो जितनी उसमें स्थितिज ऊर्जा थी, ठीक है, ऊंचाई पर, उतनी ही उसमें गतिज ऊर्जा होगी ऊंचाई पर। यहाँ पे ये जो स्थितिज ऊर्जा है ये सारी किस में बदल गई, ये गतिज ऊर्जा में बदल गई। तो यहाँ पे मैक्सिमम जितनी स्थितिज ऊर्जा इसमें थी उतनी ही सारी की सारी इसमें बदलेगी गतिज ऊर्जा में। तो ये पूछ रहा है कि भूमि को जब छूती है तो इसमें होगी गतिज ऊर्जा। ठीक है, गतिज ऊर्जा होगी ना। चलो, किसी वस्तु पर लगने वाले सामर्थ्य को क्या कहते हैं, तो लगने वाले सामर्थ्य को ऊर्जा कहते हैं। हम सामर्थ्य जब भी लगाएंगे, लगने वाले सामर्थ्य किसी वस्तु पर कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, जगह मात्रा का जूल है। 50 किलोग्राम द्रव्यमान वाले एक स्थिर पिंड की 6 मीटर ऊंचाई तक निहित ऊर्जा को ज्ञात करना है। तो वही स्थितिज ऊर्जा पूछ रहा है, तो 50 × 6 × 10, ये तो मैं सीधा बता सकता हूँ कि mgh से हमारी ऊर्जा निकलती है, स्थितिज ऊर्जा। m द्रव्यमान की एक वस्तु को भू स्तर से 4h की ऊंचाई पर उठाया जाता है। तो 4h की ऊंचाई पर उठाया जाता है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा बताओ। तो ऊंचाई जो है वो 4h है और m द्रव्यमान जो है वो m है।
तो हम कहाँ रखेंगे, हम रखेंगे mgh में। तो mgh में रखेंगे तो m तो हमारा द्रव्यमान हो गया, g हमारी 10 हो गया, ठीक है। जी हमारा जी ही लेना है क्योंकि ऑप्शन में जी को जी ही लिखा है, 10 ही नहीं लिखा। तो m तो हमारा ये हो गया द्रव्यमान और g हमारा हो गया, और 4h ऊंचाई हमारी 4h है। तो ये क्या हो गया 4mgh, 4mgh ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। 11 किलोग्राम की एक वस्तु जब भूमि से 7 मीटर की ऊंचाई पर उठाई जाती है तो निहित ऊर्जा, तो स्थितिज ऊर्जा उसमें होगी तो 11 गुना 7 गुना 9.8, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 किलोग्राम की एक वस्तु 7 मीटर की ऊंचाई पर उठाई जाती है, निहित ऊर्जा कितनी होगी? तो इससे सीधी सी बात है, जब स्थितिज ऊर्जा को फिर से वही mgh में रखेंगे, ठीक है। 7 गुना 9.8, ठीक है। ये आपकी गुना करके आंसर आ जाएगा, क्योंकि गुना आप कर लेंगे, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। बारिश के दौरान ऊर्जा का किस रूप में रूपांतरण होता है? तो बारिश के दौरान बादल क्या होते हैं, स्थिर अवस्था में होते हैं, ऊपर ऊंचाई पर होते हैं, स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदलती है जब वो नीचे गिरते हैं बूंदे, ठीक है। कौन ऊंचाई के साथ बढ़ता है घटता है? तो ऊंचाई के साथ कौन बढ़ेगा और घटेगा? स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी घटेगी, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी घटेगी, जितनी ऊंचाई पर जाती रहेगी उतनी ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा बढ़ती रहेगी। एक वस्तु में निहित ऊर्जा 1500 जूल है, इसका द्रव्यमान, तो इसकी ऊंचाई बतानी है। तो ऊंचाई पूछ रहे हैं तो mgh से निकल जाएगी बस, ठीक है। तो ऊर्जा बताइए, ऊर्जा का मान दे दिया है 1500, तो 1500 को किस से डिवाइड करना है? 1500 को m का मान हमारे पास 15 है और g का मान हमारे पास 10 है, तो ऊंचाई आ जाएगी, ठीक है। 1500 को 150 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 10 आ जाएगा, तो ऊंचाई कितनी है? 10, ठीक है। 10 मीटर, ये भी देख के लगाना वहाँ पर ऑप्शन कि 10 मीटर में लगाना है, ऊंचाई पूछ रहा है। स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होती है? स्थितिज ऊर्जा हमारी mgh के बराबर होती है, ठीक है। आगे चलते हैं। 10 किलोग्राम की एक वस्तु 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से आगे बढ़ रही है, तो गतिज ऊर्जा बतानी है। 1/2mv²। सिंपल क्वेश्चन मैंने सारे रख दिए इसमें, ये टॉपिक आपका बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा अगर सारे क्वेश्चन आपने कर लिए, ठीक है। 1/2mv², तो 2 से 2 खत्म, 20 आंसर आ गया, ठीक है। 20 जूल ऊर्जा पूछ रहा है ना, तो जूल में आंसर आएगा। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा ज्ञात करने का सूत्र 1/2mv², जो भी जहाँ भी है वही आंसर हो जाएगा, 1/2mv² गतिज ऊर्जा, तो बी हो जाएगा इसका आंसर। आगे चलते हैं। 11 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रही है, वस्तु में निहित गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो गतिज ऊर्जा बतानी है 1/2mv², तो 11 गुना 5 का स्क्वायर। इसे आप सोल्व करेंगे तो आपका इनमें से आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आएगा ये देख लीजिए आप, 137.5 जूल आएगा। 15 किलोग्राम की एक वस्तु है, एक समान वेग से चल रही है, तो गतिज ऊर्जा फिर से सेम क्वेश्चन 1/2mv² यानी कि 15 गुना 5 का स्क्वायर, तो इससे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 187.5 जूल आएगा। 12 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु भूमि से एक निश्चित ऊंचाई पर है, यदि वस्तु की स्थितिज ऊर्जा 480 जूल है, तो वस्तु की भूमि से ऊंचाई ज्ञात करो। सिंपल क्वेश्चन है, स्थितिज ऊर्जा दे दिया है तो 480 इधर आ जाएगा, 480 बराबर mgh यानी कि 12 गुना 10 गुना h, ठीक है। तो h बराबर कितना हो जाएगा? 480/120, ठीक है। 12 चौक 48, 4 मीटर आंसर आ जाएगा, ठीक है। कौन स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है? तो घर की छत पर रखी हुई ईंट, छत पर ऊंचाई पर ईंट रखी हुई है, तो अगर छत पे से उसे गिराया जाए तो उसमें स्थितिज ऊर्जा है। घड़ी की स्प्रिंग में घूमता हुआ नहीं, संपीड़ित स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा नहीं है। एक सेकंड, घड़ी की स्प्रिंग में तो है, ठीक है। और जल आपूर्ति प्रणाली के तहत ऊंचे जलाशय में संग्रहित पानी में भी है, और घड़ी की स्प्रिंग जब घूमती है तो उसमें भी है स्थितिज ऊर्जा, तो इनमें सब में है, ठीक है। कार्य करने की क्षमता वस्तु में डैश होता है, तो कार्य करने की क्षमता वस्तु में ऊर्जा होती है, ठीक है। वस्तु में क्या होगी? ऊर्जा होगी। कार्य करने की क्षमता, कार्य करने में सक्षम वस्तु में, क्षमता नहीं है सक्षम है, ठीक है। सक्षम वस्तु में ऊर्जा होगी तभी वो कार्य कर पाएगी। एक हाइड्रोलिक पावर स्टेशन पर बहने वाला पानी टरबाइन घुमा सकता है, क्योंकि इसमें क्या होती है, टरबाइन जब घुमा रहा है तो पानी की पूछ रहा है, पानी में क्या होती है, पानी में गतिज ऊर्जा होती है, तभी वो घुमा पाएगा उसको, ठीक है। कौन सा कथन गलत है? संपीड़ित स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा होती है, बिल्कुल सही है।
उठाए गए हथौड़े में स्थितिज ऊर्जा होती है, बिल्कुल सही है। बांध के जल में गतिज ऊर्जा होती है, ये गलत है। बांध के जल में गतिज ऊर्जा नहीं होती, गतिशील कार में गतिज ऊर्जा होती है, सही है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, गलत पूछा है हमारे से, तो सी आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, आगे चलते हैं। एक वस्तु का द्रव्यमान 20 किलोग्राम और 6 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही है, गतिज ऊर्जा। तो सूत्र में रख दीजिए, 1/2 mv² में रख दीजिए, या आप देख लीजिए, या आप आराम से कर लेंगे। 1/2 mv² में रखेंगे तो 20, यहाँ पे देखिए इस प्रकार रख लीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है कि ये जो चित्र है ऊर्जा के संबंध का अनुपात बताना है। तो हमने देखा, हम दोनों वाहनों की गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा है, दोनों वाहनों में गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा है, बिल्कुल सही है। उच्च ऊर्जा का उपयोग कर दोनों वाहन तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। चलो, दोनों वाहन यांत्रिक ऊर्जा को पेशीय ऊर्जा में, पेशीय ऊर्जा का तो यहाँ कोई काम ही नहीं है, दोनों वाहनों की में गतिज ऊर्जा है। तो दोनों वाहनों में जब ये देखो यहाँ पे ये चीज़ है, ये जो डॉट दिखाए हुए हैं, तो ये गति के संकेत है कि ये गति में है, तो दोनों वाहनों में गतिज ऊर्जा है। जब ये गति में है तो दोनों वाहनों में गतिज ऊर्जा होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। किसी निश्चित ऊंचाई पर उठे हुए पानी में, तो कोई भी पानी भी है, चाहे वो कुछ भी है, तो ऊंचाई पर उठे हुए तो क्या हो जाएगा, हमारा स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी उसमें। कोई भी वस्तु है वो अगर ऊंचाई पर है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा है। यदि कोई लड़का गैस से भरा गुब्बारा छोड़ता है तो जो ऊपर जाता है तो स्थितिज ऊर्जा ऊपर जाने पे बढ़ती है। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा उसकी बढ़ती रहेगी और वो एक समय बाद फिर जब उसकी गैस खत्म हो जाएगी नीचे गिरेगा। ठीक है, तो बढ़ती है उसकी स्थितिज ऊर्जा। कोई भी वस्तु है वो ऊपर जाएगी तो बढ़ेगी उसकी स्थितिज ऊर्जा। यदि साइकिल की गति दुगनी हो जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो फिर से सेम क्वेश्चन, 1/2 mv² में रख लीजिए। तो गति अगर दुगनी कर रहा है तो v का मान कितना ले रहे हैं हम, 2v। तो हमारे यहाँ पे एक फ़र्क कितना पड़ेगा, 4v² हो जाएगा। तो कितना फ़र्क पड़ेगा, 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, v से कितना हो गया, v² से 4v² हो गया, तो 4 गुना। ठीक है, 30 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 10 मीटर प्रति सेकंड के एक वेग से स्थानांतरित किया जा रहा है। वस्तु की गतिज ऊर्जा है, तो 30 किलोग्राम गतिज ऊर्जा 1/2 mv²। ठीक है, 1/2 m कितना 30 और v² 10 का स्क्वायर। ठीक है, बस यहाँ से आंसर आ जाएगा आपका 150 जूल आ जाएगा। 150 जूल आ गया। 30 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड के समान वेग से घूम रही है, तो वस्तु में निहित गतिज ऊर्जा। सेम क्वेश्चन है, गतिज ऊर्जा बतानी है, 1/2 mv² में रख दीजिए। ठीक है, 5 का स्क्वायर, तो 15 के 25 में गुना करने से आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, एक वस्तु 20 किलोग्राम द्रव्यमान और 10 न्यूटन प्रति किलोग्राम के गुरुत्वाकर्षण के साथ इतनी जूल स्थितिज ऊर्जा हो। 1 सेकेंड, यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, द्रव्यमान दिया हुआ है और द्रव्यमान और इतने गुरुत्वाकर्षण के साथ, इस बार गुरुत्वाकर्षण का मान अच्छा 10 दे दिया इसने, न्यूटन प्रति किलोग्राम। 1 सेकेंड, यहाँ पे देख लेते हैं क्या किया है। न्यूटन प्रति किलोग्राम, अच्छा मीटर प्रति सेकंड ना देके न्यूटन प्रति किलोग्राम में दे दिया। ठीक है, जी का मान तो 10 ही रखेंगे, सीधी बात है। तो क्या रखेंगे, ये रख लेंगे 400 तो उसमें ऊर्जा है और 20 उसका द्रव्यमान है और जी में उसका जी में 10 है और h ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, इससे हमारा आंसर आ जाएगा। तो 0 से 0 खत्म, 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, एक बार करके देख लीजिए, हो जाएगा। ठीक है, जी का मान बस यहाँ पे घुमाने के लिए मीटर प्रति सेकंड में ना देके हमें न्यूटन प्रति किलोग्राम में दे दिया। 15 किलोग्राम के एक हथौड़े को जब 10 मीटर की ऊंचाई पर उठाया जाता है तो इसके द्वारा स्थितिज ऊर्जा, तो mgh में मान रख लीजिए, आ जाएगा आंसर। m15 है गुना 10 गुना 10 ही मीटर ऊंचाई है, तो 1500 जूल आंसर होगा। 30 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलने वाले 2 किलोग्राम द्रव्यमान के बोल की गतिज ऊर्जा बतानी है, तो mgh में मान रख लीजिए,
वो सॉरी 1/2 mv² में, 1/2 mv² में मान रख लीजिए। मेरे साथ अगर करेंगे तो 1/2 गुना 30 गुना सॉरी 20 एम की जगह 1 सेकेंड 20 नहीं है 2 है, तो 1/2 गुना 2 गुना 30 का स्क्वायर, ऐसे आएगा आंसर। ठीक है, 1/2 mv² में रखने से तो 900 जूल आ जाएगा। यदि एक वस्तु का वेग शुरुआती वेग से दुगना हो जाए, तो हमने अभी देखा था कि वेग दुगना करने से गतिज ऊर्जा पे क्या फर्क पड़ रहा था, 1/2 mv² सूत्र है। तो वेग अगर दुगना कर रहे हैं तो 2 भी ले रहे हैं, 2v का स्क्वायर करेंगे तो पूरे का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो रहा है 4, तो 4 गुना आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान 30 किलोग्राम है, वस्तु का वेग इतना है, तो गतिज ऊर्जा निकालने के लिए 1/2 mv का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो 15 की 25 में गुना कर दो, 15 की 25 में गुना कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा 375 जूल। 12 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु एक नियत ऊंचाई पर स्थित है। वस्तु की स्थितिज ऊर्जा 600 जूल है। वस्तु की भूतल से ऊंचाई पूछ रहा है, तो वही बात है कि जब स्थितिज ऊर्जा दी हुई है 600 बराबर mgh में रख लीजिए। m कितना 12 g 10 और h, यहाँ से h का मान निकाल लीजिए, 0 से 0 खत्म, 12×5 = 60 और बस 5 ही आ गया आंसर, 5 कटेगा नहीं। आगे देख लीजिए, कौन सी ऊर्जा गति के साथ बढ़ती है। गतिज ऊर्जा गति के साथ बढ़ेगी, कई बार पढ़ चुके। ठीक है, निम्न में क्या समान है। एक तीव्र गति से आता हुआ कंकर किसी व्यक्ति को चोट पहुंचा सकता है या खिड़की का कांच तोड़ सकता है। किसी गतिशील वाहन की ऊर्जा, तेजी से चलती हवा कई घरों को नुकसान पहुंचा सकती है। हवा पवन चक्की के पलकों को चला सकती है। अच्छा, तो क्या समान है, तो गतिज ऊर्जा समान है सब में। ठीक है, सब में गतिज ऊर्जा है तभी होगा काम ये। 3 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को भू स्तर से अच्छे ऊंचाई तक उठाया जाता है, तो स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, तो 3h ऊंचाई gh mgh है ना, तो 3 बस 3gh आंसर आ जाएगा, 3mgh। ठीक है, 3m है वो वहाँ पे। अगला है, एक बंदूक की गोली चलाई जाती है और बंदूक पीछे की ओर आती है, तो बंदूक की गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो गोली से बंदूक की ऊर्जा हमेशा कम होती है। जब बंदूक पीछे को आती है तो बंदूक का वजन ज़्यादा है, गोली का वजन कम है, तो गोली की गतिज ऊर्जा से बंदूक की गतिज ऊर्जा हमेशा कम होगी। तो गोली की गति बराबर नहीं, गोली की गति से अधिक नहीं, गोली की गति से कम। ठीक है, गोली की गति से कम होगी। ठीक है, ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। एक मोबाइल को किसी बालकनी से गिराया जाता है। यदि देखो इसमें मोबाइल इसके पास बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, यदि मोबाइल फेंकना ही है तो भाई दे दे किसी को। मोबाइल फ़ोन का द्रव्यमान आधी किलो है और मोबाइल फ़ोन को 100 मीटर की ऊंचाई से गिरा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी स्थितिज ऊर्जा बतानी है, तो सीधी बात है, mgh की गुना कर लेंगे तो 0.5 × 100 × 10, इससे हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 100 × 10 तो 500 आ जाएगा, 500 जूल की ऊर्जा है। 11 किलो की एक वस्तु जब भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा कितनी होगी। तो mgh से ये भी क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, देखो रिपीटेशन इसलिए हो रहा है बार बार इन क्वेश्चनों के कि आपको पता लग जाए कि हाँ ऐसे क्वेश्चन रेलवे ने कितने पूछे हैं। बहुत घुमा के पूछे हैं और सब में एक या दो ही सूत्र लगने हैं सब में, तो मैं ये प्रैक्टिस करा रहा हूँ आपको। 15 किलोग्राम की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा कितनी होगी। तो वही mgh से आंसर आ जाएगा। ये अब कराने की आपको ज़रूरत नहीं है, इसमें रखिए मान और कर लीजिए 15 गुना 10 गुना 5। ठीक है, 15 गुना 10 गुना 5 से आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर 9.8 दिया हुआ है तो 9.8 रख लीजिए 10 की जगह। आगे चलते हैं। भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई पर स्थित 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु की ऊर्जा की गणना करो। तो mgh से इसका भी मान आ जाएगा।
यहाँ पे देख लीजिए आप, mgh में रखेंगे तो आप आंसर निकाल पाएंगे आराम से। किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया है और भूमि से अधिकतम ऊंचाई h तक पहुंची। इसके ऊपर जाने के दौरान h के 1/4 पर वस्तु में होगी। देखो ये जो कहना चाह रहा है थोड़ा समझो। सपोज करो कि किसी भी अधिकतम ऊंचाई उसकी h है, वो यहाँ से चली और ऐसे यहाँ तक पहुँचनी है, तो 1/4 हिस्सा यानी कि 4 हिस्से हो गए, 1 2 3 और 4, ये हिस्सा पहला, ये हिस्सा दूसरा, ये हिस्सा तीसरा, ये हिस्सा चौथा, तो 4 हिस्से हो गए। ठीक है, ये 4 हिस्से हो गए, ये 4 हिस्से हो गए इसके। तो यहाँ तक 1/4 पर पहुँचने में, 1/4 पर पहुँचने में, यहाँ पर पहुँचने में 1/4 ही पहुँची है, वो यहीं तक पहुँची है। तो इसकी जो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के बीच में संबंध पूछ रहा है, वही पूछ रहा है कि कम तो स्थितिज ऊर्जा होगी क्योंकि वो कम ही ऊंचाई तक पहुँची। अभी देखिए अगर वो यहाँ तक पहुँची है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा तो अभी बढ़ी, जब ऊपर जाती तभी तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ती और गतिज ऊर्जा उसमें बहुत तेज है क्योंकि ये यहीं से चली है अभी। तो जब तक इसमें गतिज ऊर्जा है तब तक ये ऊपर जाएगी और गतिज ऊर्जा घटती जाएगी और स्थितिज ऊर्जा यहाँ तक जाने में बढ़ती जाएगी। फिर ये इसी स्पीड से फिर नीचे आएगी क्योंकि स्थितिज ऊर्जा इसमें निहित हो चुकी है और स्थितिज ऊर्जा के कारण इसमें गतिज ऊर्जा आएगी फिर। तो ऐसे होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कम स्थितिज ऊर्जा होगी और अधिक गतिज ऊर्जा होगी क्योंकि 1/4 की हिस्से पे ही गई है वो अभी। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र mgh होता है, तो b हो जाएगा। आगे चलते हैं, सही विकल्प चुनना है। एक वस्तु को लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है, उसके ऊपर उठने के दौरान स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है और गतिज ऊर्जा उसकी घटती है। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा बढ़ती चली जाएगी और गतिज ऊर्जा उसकी घटती चली जाएगी क्योंकि यहाँ से गति शुरू हुई, गतिज ऊर्जा घटती ये यहाँ पे रुक गई। ठीक है, तो स्थितिज ऊर्जा भी इसमें बहुत ज़्यादा है। अभी यहाँ से नीचे की तरफ चलेगी तो फिर से स्थितिज ऊर्जा खत्म हो जाएगी, गतिज ऊर्जा इसमें बहुत ज़्यादा आ जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। किसी वस्तु के मुक्त रूप से गिरने के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा इसके रास्ते में किसी बिंदु पर बढ़ जाती है। मुक्त रूप से गिरने के दौरान इसके कौन सी ऊर्जा इसके रास्ते में किसी बिंदु पर, तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो गतिज ऊर्जा ही ना, स्थितिज ऊर्जा तो घटेगी। किसी बंदूक से बुलेट दागे जाने पर बुलेट की जो गतिज ऊर्जा है होती है, तो बंदूक की तुलना में बुलेट की गतिज ऊर्जा अधिक होगी। ये हमने बात कर ली है। ठीक है, बंदूक का वजन ज़्यादा होगा, जिसका वजन ज़्यादा होगा वो उसकी गति कम होती जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। ये स्प्रिंग वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इसे छोड़ देते हैं, अभी आगे देख लेते हैं। ऊर्जा का वह रूप कौन सा है जो कि एक साइकिल को चलाते समय उत्पन्न नहीं होता। तो साइकिल को चलाते समय उत्पन्न नहीं होता, वो रासायनिक ऊर्जा है। देखो यांत्रिक ऊर्जा भी उत्पन्न होगी, उसमें ऊर्जा भी उत्पन्न होगी और गतिज ऊर्जा भी उत्पन्न होगी। ठीक है, उसमें भी निकलेगी। ठीक है, तो ऑल दी बेस्ट। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और कमेंट करें अगर कुछ चीज़ समझ ना आए। तो मेरा मानना यही है कि पढ़ते रहिए क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन है वो वीडियो लंबा बेशक है, अगर यहाँ तक आप आए हैं तो आप में कुछ जुनून है और करना चाहते हैं। और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको आने वाली हर चीज़ें, हर वीडियो मिलती रहे और नोटिफिकेशन आपको फटाक से मिल जाएगा। और उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ मेरा चैनल किसी को पसंद आया है, किसी ने सब्सक्राइब किया है। तो ऑल दी बेस्ट, बाय बाय।